हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छा हूँ और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो फाइनली बच्चे आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आप बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर जीएस की क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं। तो बच्चे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, यूपीएसआई की, एसएससी जीडी या किसी भी अदर एग्जाम की, ठीक है। अगर जीएस आपको परेशान करती है तो बच्चे आपको आज इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आप जीएस में कभी परेशान नहीं होंगे और जीके में आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। किस तरीके से बच्चे आपको जीके पढ़नी है और किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि आप जीके पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चे थक चुके होंगे, फिर भी जीएस में स्कोर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते बच्चे, हर बात पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे और किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ देखने वाले हैं। बच्चे जैसे कि आप देखेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप यूपी पुलिस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं, बस आपको थोड़ा सा अलग क्या पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मूल विधि जीके में, क्योंकि वहां पे मूल विधि पूछी जाती है, और आपको यूपी जी का अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से बच्चे यूपी पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको यूपी जी के और अलग से पढ़ना पड़ेगा, जहां ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एग्जाम टाइम पे पढ़ सकते हैं। वरना यही जीके सबके लिए होने वाली है। टारगेट हमारा बच्चे की रहेगा दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को लेकर। दिल्ली पुलिस का इन सब एग्जाम में अगर मैं देखूं तो सबसे पहला एग्जाम दिल्ली पुलिस का होने वाला है, ठीक है। मतलब हम जीके दिल्ली पुलिस के लिए कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सभी के लिए आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। किस तरीके से पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर देखेंगे बच्चे। मैंने आपको बताया था एक मैराथन क्लास हम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आपको करना है। किस तरीके से करना सब कुछ बताने वाला हूँ। बच्चे मैंने आपको बताया था 5 मैराथन करेंगे हम। कितनी? 5 मैराथन करने वाले हैं, ये आपके सामने है, ठीक है। एक मैराथन हम कर चुके हैं। किसकी मैराथन बच्चे? इतिहास मतलब हिस्ट्री की मैराथन हम कर चुके हैं। इतनी बड़ी मैराथन मेरी होती नहीं है, अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा 20 मिनट की क्लास थी, आराम से कर सकती हो। और हिस्ट्री में आपको उससे अलग कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, केवल आपको इतना अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री की मैराथन हम कर चुके हैं। इसके बाद बच्चे ये आपकी 4 मैराथन रह जाती हैं। करंट अफेयर्स की मैराथन हम 15 से 20 दिन पहले, जब एग्जाम डेट हमारी क्लियर हो जाएगी उससे 15 दिन पहले हम करंट अफेयर्स की क्लास करने वाले हैं। क्लियर। बच्चे 3 मैराथन, तो 3 को भी कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले पहले जल्दी ही कंप्लीट करा दूं। अगर आप बच्चों को अच्छे से सपोर्ट रहेगा तभी ये चीजें संभव है, ठीक है। आपको पहले ही बता देता हूं, कभी आप बार बार कमेंट करते हैं सर क्लासेस कब होने वाली हैं। और इसके साथ प्लस क्या करना पड़ेगा? 30 प्रैक्टिस सेट। क्या बच्चे? 30 प्रैक्टिस सेट। जो पहला प्रैक्टिस सेट आज हमारा होने वाला है, किस तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट में पढ़ाने वाला हूं उसी तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है। अगर आप इन 30 प्रैक्टिस सेट को भी कर लेते हैं ना, तब भी आप आराम से 20-22 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 30 प्रैक्टिस सेट और ये 5 मैराथन, ठीक है। एक पहला प्रैक्टिस सेट आज होने वाला है, कोशिश करूंगा प्रैक्टिस सेट रेगुलर रहे। बस आप बच्चों से फिर यही कहूंगा, बच्चे आप वीडियो देख लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। शेयर तभी करेंगे जब वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा ना लगे, एक बार बस इतना कहूंगा, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, इसको लास्ट तक जरूर देख लेना। उसके बाद अगर आपको लगे यहाँ से बेहतर है, ये जहां से आप पढ़ते हैं, जहां मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हैं टीचरों के, अगर आपको लगे वहां से बेहतर है तभी मेरे पास रुकना, वरना कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी शेयर मत करना, ठीक है। इसके बाद बच्चे अगर आप इतना कर लेते हैं, 30 प्लस नंबर, किसकी बात कर रहे हैं हम? दिल्ली पुलिस की। 50 की जीके आती है, 30 प्लस करके आएंगे। विश्वास रखिए बच्चे, पूरी कोशिश करूंगा कि आप 30 प्लस कराएं, क्योंकि इतना कम समय है, इतने कम समय में जीएस कराना आप समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है, ठीक है। आसान काम नहीं है, जीएस का कुछ नहीं पता कहां से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। फिर भी बच्चे मैं कोशिश करूंगा, इतना अगर आप कर लेते हैं तो 30 प्लस कराएंगे, जहां तक मुझे लगता है आराम से कराएंगे इतना, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपका 22 से 25 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे और 6 से 7 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स से कम 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ आपको देने वाला हूं। क्लियर है। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, अच्छे से एक एक बात को सुनेंगे, समझते हुए चलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन स्किप हो जाए। अगर एक भी क्वेश्चन स्किप हुआ और वो आपके एग्जाम में आ गया, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन है,
35 में से अगर एक क्वेश्चन में हम फंसा पाते हैं ना अच्छे तरीके से, तो बच्चे 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे। कोशिश करूंगा हर वो चीज आपको बता पाऊं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो आप कहेंगे सर जयदेव। पहला क्वेश्चन तो यह बन जाता है। अब जयदेव का संरक्षक पूछ लेगा तो आप कहेंगे सर लक्ष्मण सेन। कौन होगा बच्चे, लक्ष्मण सेन होगा। दो क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए, दो क्वेश्चन बन गए। किस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं बच्चे, आपसे फिर कहूंगा कोई भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, जीएस का मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो किस तरीके से आपको चीजों को करना है, तभी आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर अपने आप से भी करते हैं तो। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, एक तरीके से मान के चलिए, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। तो सबसे पहले जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो इसके बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। जितनी इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में पता हो सकती हैं, जब हम नोट्स बनाएं तो आपको वहां लिख लेनी चाहिए, जिससे बच्चे आपके प्रैक्टिस में रहती हैं चीजें और यहीं से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें क्या बच्चे, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है, ये बताना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो आप बता पाएंगे सर, स्थापना की अगर बात करोगे तो बता पाओगे 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945। क्लियर है बच्चे। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय क्या है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप मुख्यालय बता पाएंगे सर न्यूयॉर्क। कौन सा है, न्यूयॉर्क। क्लियर है, इतनी बात पता चल गई। अब क्या था, आधिकारिक भाषा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा कितनी है, आप कहेंगे सर आधिकारिक भाषा है 6। कितनी है बच्चे, आधिकारिक भाषा कितनी है, आप कहेंगे सर 6 हैं। कौन कौन सी हैं उसको हम ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हमारी चीजें याद नहीं रहती। तो ट्रिक याद रखेंगे बच्चे, SR फेस, SR फेस। कितनी भाषा, 6 भाषाएं। किस तरीके से याद रखेंगे, SR फेस। एस का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, स्पेनिश। एस का मतलब स्पेनिश। आर का मतलब बच्चे रूसी। एफ का मतलब बच्चे फ्रेंच। कौन सा, फ्रेंच। ए का मतलब बच्चे अरबी। सी का मतलब बच्चे चीनी। और बच्चे ई का मतलब अंग्रेजी। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, अंग्रेजी। तो कितनी आधिकारिक भाषाएं, 6 भाषाएं हैं। 6 की 6 बच्चे आपके सामने हैं। क्लियर है। अब आपको बच्चे ये भी पता होना चाहिए इसकी कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा जैसे जो सरकारी काम होते हैं यहाँ के, वो किस भाषा में होते हैं, कार्यकारी भाषा। जैसे भारत के सरकारी काम किस में होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में होते हैं, भारत में जो होते हैं। ठीक है, कार्यकारी भाषा कितनी है बच्चे, 2। कौन कौन सी, अंग्रेजी, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और बच्चे फ्रेंच। क्वेश्चन बन सकता है निम्न में संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा कौन सी है, तो बच्चे अंग्रेजी और फ्रेंच कोई भी ऑप्शन में डाल सकता है। क्लियर। तो मुझे बताओ आधिकारिक भाषा नहीं है, तो आप कहेंगे पुर्तगाली। कौन सी, पुर्तगाली, क्योंकि अरबी भी है, चीनी भी है, स्पेनिश भी है। इतनी बात क्लियर हो गई, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से चीजों को क्लियर करते हुए चला करो, जब भी आप जीके का मॉक टेस्ट लगा करो तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे सर मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1910 में। कब हुआ था बच्चे मदर टेरेसा का जन्म, 1910 में। 1910 में बच्चे कहाँ हुआ था, यही तो पूछा गया है। आप कहेंगे सर
अल्बानिया में। कहाँ हुआ था? अल्बानिया में। 1910 में अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। अल्बानिया लिख रहा है, इसको लैब कर लेंगे, ठीक है। टाइपिंग वाला भी वैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और इनको पता नहीं लिख क्या रहे हूँ। किसकी? अल्बानिया बच्चे। क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए मदर टेरेसा जो बच्चे भारत आई थी, भारत कब आई थी? मदर टेरेसा भारत आई कब? आप कहेंगे सर भारत जो आई थी 1929 में। कब बच्चे? 1929 में भारत आई। और बच्चे भारत आते तो इनको नागरिकता नहीं मिलेगी। मदर टेरेसा कोई ऐसा है कि दूसरे देश से भारत आ जाए और नागरिकता एकदम मिल जाए? आप कहेंगे सर नहीं। तो बच्चे इनको नागरिकता जो मिली थी, नागरिकता कब मिली? आप कहेंगे सर इनको नागरिकता मिली 1951 में। कब बच्चे? 1951 में इनको नागरिकता मिली। क्लियर? एक क्वेश्चन और बन जाता है यहां से, नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें जो मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? तो आप बताएंगे 1979 में। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला बच्चे? 1979 में। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? अब आपने देख लिया कुछ बच्चे इसको जल्दबाजी में गलत कराते हैं। वही बच्चे गलत करते हैं जो ऊपर ऊपर पढ़ के चले आते हैं, बस नॉलेज बिल्कुल नहीं लेते, बस जल्दबाजी में पढ़ा वन लाइनर क्वेश्चन और एकदम तुक्का मार दिया। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हमने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा होता। कुछ बच्चे एकदम पढ़ेंगे और एकदम बछेंद्री पाल लगा देंगे, वही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। संसार लिख रहा है, संसार विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संसार में अगर पूछेगा बच्चे तो जुनको तवई हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जुनको तेवई। अगर भारत में पूछता, भारत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तब आप बछेंद्री पाल को लगाएंगे। तब हम किसको लगाएंगे? बछेंद्री पाल। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चीजें इस तरीके से ध्यान रखेंगे। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई, पहले तो ये बताओ पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी? ये सारे क्वेश्चन जो मैंने मैराथन कराई है हिस्ट्री की उसमें कंप्लीट करा रखे हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको रिवीजन हो रहा होगा। पानीपत की पहली लड़ाई आप कहेंगे सर 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई बच्चे? 1526 में। किस किस के बीच हुई थी? आप कहेंगे सर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। तो यही इसमें पूछा गया, किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। ये तो आपको पता चल गया। अब मैं पूछ लूं पानीपत की दूसरी लड़ाई, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे सर 1556 में। कब? 1556 में। किस किस के बीच हुआ था? आप कहेंगे सर अकबर और हेमू के बीच। किसके? अकबर और हेमू के बीच। कौन जीता था? आप कहेंगे सर अकबर विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? अकबर विजय हुआ था। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। पानीपत का तीसरा युद्ध, आप कहेंगे सर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। किस किस के बीच हुआ था? आप कहेंगे सर 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किसके? और बच्चे किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। कौन विजय हुआ था? आप कहेंगे सर अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ था। कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। तो इस तरीके से आपको अगर चीजें पढ़ेंगे तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी और क्वेश्चन फिर कहीं बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? अब आपको जब ऑप्शन इस तरीके से दिख रहे हैं तो थोड़ी बहुत ऑप्शन से भी नॉलेज ले लिया करो। सिकंदर लोदी, आगरा नगर जो है, आगरा की स्थापना किसने की थी बच्चे? आगरा की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे सर सिकंदर लोदी ने की थी। अब शेरशाह सूरी है बच्चे, शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। जब शेरशाह सूरी का मकबरा आपको पता है तो एक क्वेश्चन और मकबरे से बार बार पूछा जाता है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? किसका बच्चे?
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सर अकबर का मकबरा है सिकंदरा। कहाँ बच्चे? सिकंदरा। तो चीजें याद रखेंगे, इस तरीके से पढ़ना आपको। जब भी मॉक टेस्ट लगाएंगे तो जितने ऑप्शन हुआ करें उनकी डिटेल निकाला करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा। के लिए और एक क्वेश्चन वो बार बार पूछा जाता है, कार्डियोग्राम क्या है ये? इसके द्वारा जो है बच्चे क्या होता है, हृदय की गति की जांच की जाती है। किसकी? हृदय गति की जांच की जाती है किसके द्वारा? कार्डियोग्राम के द्वारा। क्लियर? इसके बारे में बस इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये जो बच्चे किताब लिखी गई थी विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर कहाँ के थे? आप कहेंगे ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे बच्चे? ब्रिटेन के। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बुद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? जीवक क्या था? तो बच्चे आपको पता होगा महात्मा बुद्ध जो थे बच्चे, जब उनकी तबीयत खराब थी तो क्या था बच्चे? बिंबिसार ने किसको भेजा था बच्चे? बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। किसको? जीवक को। किसके लिए? उनकी देखभाल के लिए, उनकी सेवा के लिए। जब बच्चे महात्मा बुद्ध जानते होगे इनके बारे में, बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। महात्मा जो थे, महात्मा बुद्ध, जब उनकी तबीयत खराब हुई तो बच्चे उनकी सेवा के लिए बिंबिसार ने किसको भेजा? जीवक को, कि उनकी देखभाल के लिए जाओ। ये कौन थे? चिकित्सक थे। ये कौन थे बच्चे? चिकित्सक थे। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री की क्लास में करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है? ये तो हर बच्चा जानता होगा सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं। आधुनिक ओलंपिक जो हुए थे बच्चे, प्रथम कहाँ हुए थे? इनकी शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? आपको पता होना चाहिए सर 1896 में। पहले तो ये बन जाता कब हुए थे? 1896 में इनकी शुरुआत हुई थी। बच्चे कहाँ हुए थे? यूनान के एथेंस में। एथेंस में। कहाँ हुए थे? एथेंस में। याद रखेंगे बच्चे, इजी क्वेश्चन है, बट अगर प्रैक्टिस में नहीं होता क्वेश्चन तो गलत कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता? हर बच्चा बता सकता है, पद्मा के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, इनके सबके बारे में, बांध के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा बांध किस नदी पर है। इस तरीके से कोशिश किया करो ज्यादा डिटेल निकालने की, जो मैं आपको टोटली कराने वाला हूं जितना हो सकता है मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो बच्चे कैलाश मंदिर का निर्माण जो कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा बच्चे, हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ होगा और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? सबसे आसान क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट का, जो मैं, अगर आपने मैराथन देखी होगी तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो आपसे इस क्वेश्चन के आंसर की उम्मीद कर सकता हूं बच्चे। अगर आपने नहीं देखी मैराथन तो मैराथन देख लीजिए, उसके बाद भी आकर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए रहा करेगा हर प्रैक्टिस सेट में, जो ये 12वां क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधारों को बच्चे सर्वप्रथम किसने चलाया था? आप कहेंगे सर अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बच्चे आपको पता होना चाहिए। तुगलकाबाद जो था, कौन बच्चे? तुगलकाबाद किसने बसाया था? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने की? यह भी क्वेश्चन 12 पूछा था। तो बच्चे गयासुद्दीन तुगलक आप याद रखेंगे। और मोहम्मद बिन तुगलक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, फिरोज तुगलक से, गयासुद्दीन तुगलक से और अलाउद्दीन खिलजी से, सारे मैंने मैराथन में करा दिए थे। अब यहाँ पर कुछ जरूरत नहीं है, टाइम ही खराब होगा और मैं डिटेल बताऊंगा। तो किसके सहयोग से बोकारो
इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? काफी आसान क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो आपको ये पहले तो ये पता होना चाहिए बोकारो इस्पात संयंत्र ये कहाँ स्थित है। आप कहेंगे सर ये तो आसान है, ये झारखंड में स्थित है। कहाँ? झारखंड में। कहाँ है बच्चे? झारखंड में स्थित है। अब किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई? आप कहेंगे सर यूएसएसआर सोवियत संघ के। किसके बच्चे? यूएसएसआर सोवियत संघ। अब दूसरा और आपको पता होना चाहिए बच्चे भिलाई। भिलाई भी बहुत बार पूछा जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र। पहले तो ये बताओ ये है कहां पर? पहले ये बताओ ये है कहां पर? आप कहेंगे सर भिलाई है छत्तीसगढ़ में। कहां है बच्चे ये? छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में। किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई? यूएसएसआर सोवियत संघ के सहयोग से। दूसरा बच्चे भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके सहयोग से बच्चे? इसका भी यूएसएसआर सोवियत संघ याद रखेंगे। इसके बाद बच्चे एक और पूछा जाता है, आप याद रखेंगे दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, यहीं को लिख देता हूं, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। ये पहले बताओ कहां है? आप बताएंगे सर ये पश्चिम बंगाल में है। कहां है? पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? इसका याद रखेंगे ब्रिटेन के सहयोग से। किसके बच्चे? ब्रिटेन के सहयोग से। तो तीनों मैंने आपको बता दिए, 3 इस्पात संयंत्र हैं, तीनों के बारे में बता दिए। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पहले तो ये कहाँ स्थित है और किसके सहयोग से इनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु लोगों को निम्नलिखित में किस धातु का ज्ञान नहीं था? ये भी देखते लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हम कर चुके हैं मैराथन में। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? याद रखेंगे बच्चे, यहां से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो आप कहेंगे सर 7 होती है। एक होता वाटर पोलो, एक होता पोलो। अगर आपसे बोला था पोलो में तो आप 4 बता रहे होते। कितने बच्चे? आप 4 बता रहे होते। अगर आपसे वाटर पोलो बोलेगा तो आप कितना बताएंगे? 7 बताएंगे। क्लियर है? अगर आपसे बच्चे क्या बोल देगा? कबड्डी बोल देगा। कबड्डी में कितने होते हैं? आप कहेंगे सर कबड्डी में 7 होते हैं। अगर बच्चे हमसे खो खो बोल दे, कितने? खो खो में कितने होते हैं प्रत्येक टीम में? आप कहेंगे सर 9 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। फुटबॉल में अगर बोल दे, फुटबॉल कितने होते हैं? फुटबॉल में 11 होते हैं। ठीक है, क्रिकेट में आप सभी जानते हैं, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट के बारे में तो हर कोई जानता होगा। इसके बाद बच्चे रग्बी फुटबॉल, एक फुटबॉल होता है, एक रग्बी फुटबॉल, जिसमें कितने होते हैं? 15 होते हैं। कितने बच्चे? 15 रग्बी फुटबॉल। और बच्चे वॉलीबॉल में आप याद रखेंगे, वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में आप याद रखेंगे 6 होते हैं। ठीक है, एक बेसबॉल होता है, एक बास्केटबॉल होता है। ठीक है, बेसबॉल में कितने होते हैं? और बताएंगे बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल में कितने होते हैं? आप कहेंगे सर बास्केटबॉल में 5 होते हैं और बेसबॉल में 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं बच्चे? बेसबॉल में 9 होते हैं। और बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता होना, इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7, पोलो में 4, कबड्डी में 7, खो खो में 9, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15,
वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल में 9 और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में बच्चे क्या है? हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री। अगर यहाँ पर बच्चे दक्षिण ध्रुव में पूछ लेता तो दक्षिण ध्रुव में आपको पता होना चाहिए, एक तो दक्षिण गंगोत्री नाम से क्लियर हो रहा है, एक बच्चे मैत्री और एक है भारती। क्या है बच्चे? भारती। तो ये तीनों कहाँ हैं? आप कहेंगे सर ये तीनों कहाँ हैं? दक्षिण ध्रुव में। क्लियर है। उत्तरी ध्रुव में आपका आंसर हो जाएगा हिमाद्री हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक जो था बच्चे किस में निपुण था? ये आप कहेंगे सर सुलेखन में। किस में? सुलेखन में। आपको ये भी पता होना चाहिए स्वप्नशील किसे कहा जाता था? मतलब सपने देखने वाला। स्वप्नशील किसे कहा जाता था? या बच्चे पागल, पागल या दिवालिया। स्वप्नशील, पागल या रक्त पिपासु। रक्त पिपासु किसे कहते हैं? तो बच्चे इनमें से कोई भी नाम आ जाए, स्वप्नशील, पागल या बच्चे रक्त पिपासु, तो वो किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार बना है यहां से। राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? राइडर कप का संबंध आप कहेंगे सर राइडर कप का संबंध गोल्फ के साथ है। तो आपके बारे में बच्चे कप के बारे में कम से कम थोड़ी सी नॉलेज तो होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज। जैसे अगर आपसे पूछे उबेर कप किससे संबंधित है? उबेर कप, थॉमस कप, ये किससे संबंधित है? आप कहेंगे सर बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। किससे बच्चे? बैडमिंटन से। क्लियर। उसके बाद बच्चे आपको डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप और संतोष ट्रॉफी। डूरंड कप, रॉबर्ट्स कप और संतोष ट्रॉफी। किससे बच्चे? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। याद रखेंगे किससे? फुटबॉल से। यहां लिख देता हूं फुटबॉल। अब याद रखेंगे बच्चे जो आप सभी जानते हैं, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, जो क्रिकेट नहीं देखते इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो क्रिकेट देखते हैं उनको सबको पता है। दिलीप ट्रॉफी, पर ये तीसरी जो ट्रॉफी जो बार बार पूछी जाती है, शीश महल। शीश महल ट्रॉफी। शीश महल क्रिकेट देखने वालों को भी नहीं पता होगा, जो बच्चे प्रैक्टिस में नहीं है। तो ये बच्चे किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित हैं। किससे? क्रिकेट से। कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आसान क्वेश्चन है। कौन सी है बच्चे? यकृत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बन सकता है ये तो क्या पूछिए बच्चे? ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मैं मानता हूं हर बच्चे को पता होगा, फिर भी बच्चे मेरा काम है बताना, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल आसान क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपसे पूछा जाएगा तो आप फीमर बताएंगे। क्या बताएंगे? फीमर। जो कहाँ की होती है बच्चे? जांग की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आप बताएंगे स्टेपिज। किसकी होती है बच्चे? वो कान की हड्डी होती है, स्टेपिज। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे बच्चे? हम मैराथन में भी कर चुके हैं। आप कहेंगे सर मौर्य वंश से संबंधित थे। किससे? मौर्य वंश से संबंधित थे। अब मौर्य वंश के बारे में आपको यह पता होना चाहिए इसका संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आप बताएंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन बच्चे? चंद्रगुप्त मौर्य। बच्चे गुप्त वंश का संस्थापक आप बता सकते हैं? सर गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। कौन बच्चे? श्रीगुप्त। अगर आपसे नंद वंश का संस्थापक पूछे, महापद्म नंद, कौन था बच्चे? महापद्म
पद्मनंद। शुंग वंश का संस्थापक आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग। कौन था बच्चे? पुष्यमित्र शुंग। इनकी राजधानी सबकी क्या है बच्चे? पाटलिपुत्र। इनकी राजधानी पूछ सकता है मौर्य वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, शुंग वंश की। तो क्या है बच्चे? इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है। इतना आपको कम से कम पता होना चाहिए। क्लियर है? अब आपका काम क्या है, जो मैं आपके लिए काम देता हूं, अब इनके आपको अंतिम शासक याद करने हैं। अंतिम शासक आपको याद करने हैं। कैसे करोगे वो आप जानते हैं। क्लियर है? अंतिम शासक लिखेंगे सबका बच्चे कमेंट बॉक्स में। और फिर एक बार कहूंगा बच्चे, वीडियो को आप जितना हो सकता है, जो भी सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, हर जगह वीडियो को हमको शेयर करना है। ठीक है? क्योंकि ऐसा है ना, कितना भी अच्छा आप पढ़ा लो, जब तक बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंचेगा तो उनको पता कैसे चलेगा कौन सा टीचर कहाँ पर है। क्योंकि छोटे क्रिएटर का यही होता है, जो बड़े यूट्यूब चैनल है वहीं पर आकर जनता रुक जाती है। बच्चे वहीं पर आकर रुक जाते हैं। क्या है, वो कैसा भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को ये लगता है बस यही सब कुछ है, यही भगवान है, बस यहाँ से अच्छा कुछ नहीं है। 15 मिलियन 16 मिलियन है, 10 मिलियन है, यहाँ बस यहीं पढ़ लो, सब बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। तो बस यही है बच्चे। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो छोटे जो यूट्यूबर हैं, छोटे टीचर हैं, वो कभी आगे नहीं आ पाएंगे। आगे कब आ पाएंगे? जब बच्चे आप सपोर्ट करेंगे। आपकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो बच्चे सपोर्ट करेंगे, अगर अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा तो नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज़, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, क्योंकि मैं प्रॉपर जो टीचर हूँ मैथ्स और रीजनिंग का हूँ, ठीक है। बट जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो बच्चों को हिंदी भी ऐसी लगती है कि सर कोई यूट्यूब पर पढ़ाता नहीं है ऐसी हिंदी। जब मैं जीएस पढ़ाता हूँ तो बच्चों को लगता है सर जीएस भी आप करा दीजिए। तो कुछ तो क्वालिटी होगी ना टीचर के अंदर, उसको बच्चे आगे पहुंचाना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या करना आप सभी जानते हैं। इतना हो गया बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? संसद का ऊपरी सदन आप कहेंगे सर ऊपरी सदन राज्यसभा, ठीक है। कौन सा है बच्चे? राज्यसभा। अब आपको राज्यसभा का ये पता होना चाहिए, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन। स्थायी सदन किसे कहते हैं आपको यही पता होना चाहिए। क्लियर है? स्थायी सदन किसे कहते हैं पता होना चाहिए। संसद का प्रथम सदन, अगर आपसे पूछे संसद का प्रथम सदन, संसद का प्रथम सदन या बच्चे लोकप्रिय सदन या लोकप्रिय सदन कौन सा है? संसद का लोकप्रिय सदन या संसद का प्रथम सदन पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे लोकसभा। कौन बच्चे? लोकसभा। संसद का प्रथम सदन या संसद का लोकप्रिय सदन कौन है बच्चे? लोकसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा, संसद का निम्न सदन लोकसभा। ऊपरी सदन क्या? राज्यसभा। निम्न सदन लोकसभा। संसद का प्रथम सदन या संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा। इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। अब ये और आपको पता होना चाहिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं बच्चे, उनका कार्यकाल कितना होता है? आपके सर 6 वर्ष होता है। कितने? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे सर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है बच्चे? 5 वर्ष होता है। कम से कम इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आप बताएंगे अगस्त 1948 में। कब हुआ था बच्चे? 1948 में। डेट जो बहुत परेशान करती हैं, तो लिमिटेड जो डेटा हो सकती है इंपोर्टेंट, वो मैं आपको कराने वाला हूं। बस आप इतना याद रख के चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बच्चे हम इसके बारे में जान चुके थे। हमने ये जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ जो था बच्चे, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे सर 1945। और बच्चे इसका मुख्यालय कहाँ है? आप कहेंगे सर न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब इसके महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन ये बन गया। तो आप कहेंगे सर सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा। अब जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ये जो है, इसके बारे में एक क्वेश्चन बन जाता है, विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद कौन सी है? तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार बना है।
सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में कितना सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में सदस्य कितने होते हैं? तो आप बताएंगे सर इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने? 15 सदस्य होते हैं। इसमें 5 तो स्थायी होते हैं, 5 क्या होते हैं बच्चे? स्थायी, और 10 क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 10 बच्चे क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। अब अस्थायी तो हमसे पूछा नहीं जाएगा। 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं ये पूछा जा सकता है कि निम्न में सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो कम से कम आपको ये 5 जरूर पता होने चाहिए। कौन से? ये 5 आपको जरूर पता होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कौन सी? जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषा थी उसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? SR फेस बताई थी। तो यही ट्रिक दोनों जगह काम करेगी। ये भाषा में भी काम करेगी, आधिकारिक भाषा में भी, और ये यहाँ पर भी काम करेगी, सदस्यों में भी, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों में भी। बस एस को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? एस को छोड़ देंगे। क्या याद रखेंगे? आर फेस याद रखेंगे। क्या? आर फेस। आर से मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? रूस। एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस। ए से क्या हो जाएगा बच्चे? अमेरिका। सी से क्या हो जाएगा बच्चे? चीन। और ई से क्या हो जाएगा बच्चे? इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं। ब्रिटेन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, ब्रिटेन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो ये इस तरीके से आप याद रखेंगे। 5 स्थायी सदस्य कम से कम आपको ये पता होने चाहिए। क्लियर? और एक क्वेश्चन बच्चे यहां से ही बन जाता है इंपोर्टेंट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आप याद रखेंगे द हेग में, जिसको बच्चे नीदरलैंड भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। कहाँ है? नीदरलैंड में। कहाँ बच्चे? नीदरलैंड में। ठीक है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था? तो बच्चे ये आया था 1946 में। ठीक है, कब आया था बच्चे? 1946 में। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो बच्चे बलबन ने किया। काफी आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला वायसराय कौन था? यह भी हम कर चुके हैं बच्चे, लॉर्ड कैनिंग। कौन था बच्चे? लॉर्ड कैनिंग। इससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने सब कुछ मैराथन में करा दिए। हिस्ट्री लगभग कवर कर दी है मैंने उसमें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। वरना हिस्ट्री ही अगर आप पढ़ने बैठ के तो 2 महीने में तो आपकी हिस्ट्री खत्म नहीं होने की। और फिर भी क्वेश्चन वही 2 से 3, और 2 से 3 बच्चे इसी में से मिल जाएंगे। जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सब कुछ मैराथन में कराया है मैंने। और मैराथन ऐसी नहीं है 10 घंटे की मैराथन हो, केवल 1 घंटे की मैराथन है, जो नॉर्मली हर टीचर की एक क्लास होती है, वो मैराथन है मेरी। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे सर बीड़ा है। कौन सा है? बीड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो बच्चे अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो कहाँ? सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में राजस्व का स्तंभधारी बंदोबस्त, मतलब ये मिलता है आपको, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया, किसने लागू किया था? तो आपको ये पता होना चाहिए किसने लागू किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने बच्चे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष आप बताएंगे सर उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो इसके बारे में डिटेल में मैंने सब कुछ मैराथन में कराया था, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते थे। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। मैं मान के चलता हूँ जितने हिस्ट्री क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने मैराथन देखी है तो आपके रिवाइज हो रही होंगी चीजें,
और आपके क्वेश्चन याद होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित हैं। मौसम की घटनाएं किस मंडल में होती है ये आपको बताना है। तो मौसमी घटनाएं जो होती हैं बच्चे क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे वो बनता है, वायुयान जो उड़ाए जाते हैं किस मंडल में उड़ाए जाते हैं। वायुयान जो उड़ते हैं बच्चे किस मंडल में उड़ते हैं, तो आप बताएंगे पर सर वो समताप मंडल में उड़ते हैं। किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, किसमें? समताप मंडल में। एक क्वेश्चन और बन जाता है इंपोर्टेंट, ये परावैंगनी किरणें जो हैं इनको पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है, कौन सा मंडल रोकता है? परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन सा मंडल रोकता है? तो उसका बच्चे आंसर आप बता रहे होंगे सर समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल बता रहे होंगे। ठीक है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तब भी आप बता रहे होंगे सर समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में। और ये उपग्रह जो होते हैं बच्चे, उपग्रह किस परत में पाए जाते हैं? ठीक है, उपग्रह आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हुई? आपके आंसर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो ज्यादातर जो ऑप्शन मिलता है वो असम मिलता है, बट इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं तो असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से ऑप्शन दे दिए, कभी असम आप यहाँ भी देखोगे पर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में एक सींग वाला गैंडा नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता? पश्चिम बंगाल में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो बच्चे भारत में राष्ट्रीय आय का मापन जो किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद बच्चे आपको भारतीय रिजर्व बैंक, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इसकी स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो आप बताएंगे सर इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बताएंगे सर मुंबई। इसका मुख्यालय कहाँ आरबीआई का? आप कहेंगे सर मुंबई में है। इतना कम से कम पता होना चाहिए। अब योजना आयोग, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? आप कहेंगे सर योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। कब बच्चे? 1950 में। इसको बंद करके कब? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर कौन सा आयोग आया? आप कहेंगे सर नीति आयोग। कौन आया? नीति आयोग। क्वेश्चन बन सकता है नीति आयोग की स्थापना कब की गई? आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की स्थापना 1950 में। योजना आयोग को हटाकर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन? नरेंद्र मोदी। क्लियर? कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। तो बच्चे हमारे 35 क्वेश्चन हो चुके हैं और 35 के साथ आप खुद आइडिया लगा सकते हैं हमारे कितने क्वेश्चन हुए जो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी है। एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर गेन करेंगे बच्चे। एक भी पॉइंट आपको जो मैंने बताया छोड़ना नहीं है। आपको एक एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो बस आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएंगे आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तभी कमेंट करेंगे। अगर अच्छी नहीं लगी तो बच्चे एक लाइक का बटन होता है, एक डिसलाइक का बटन होता है। डिसलाइक करके जाएंगे जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने मेहनत नहीं की इस वीडियो में। ठीक है, अगर मेहनत की है तो आप सभी जानते हैं बच्चे, हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। क्योंकि सफलता बैच जो मैंने शुरू किया है, इस बैच के थ्रू कोशिश करूंगा अपना सिलेबस कंप्लीट करा दूं। जो मैंने आपसे वादा किया है रीजनिंग, जीके, मैथ्स ये कराने का। ठीक है, अगर मैंने कराया तो आप विश्वास रखिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे एग्जाम में जाकर। ये तीनों सब्जेक्ट आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पर बच्चे सिलेबस तभी हो पाएगा जैसे कि अगर मैं 2 दिन वीडियो ना डालूं तो आप परेशान हो जाते हैं, सर वीडियो क्यों नहीं आ रही। उसी तरीके से जब बच्चे मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते या व्यूज नहीं आते, क्योंकि यूट्यूब अभी छोटे टीचर जो होते हैं उनकी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक भेजता नहीं है। ठीक है, वो काम आपका होता है कि अगर टीचर आपको पसंद आ रहा है, कोई भी है, मेरी जगह कोई भी हो सकता है, तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। क्योंकि आपके साथ जो टीचर जुड़ गए ना, फिर आप किसी टीचर के साथ जुड़ गए तो उसके परिवार का सदस्य बन गए। अब परिवार को आप आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो बच्चे बस आपसे इतना सा कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और फिर एक बात बच्चे, अगर आपने टेलीग्राम का लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। दोनों को जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी अपडेट होती है बच्चे मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। क्लियर? पीडीएफ हो सकेगी तो मैं वहाँ पर डाल दूंगा, पर पीडीएफ का कोई काम नहीं है, क्योंकि पीडीएफ केवल पीडीएफ पढ़ के आप सोचो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। जो ये बच्चे एक्स्ट्रा नॉलेज है कम से कम ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? वरना एक बार में क्वेश्चन देख लिए याद हो जाते हैं। अगली बार अगर आपको भूल रहे हैं तो वीडियो को डाउनलोड कर लो या फिर तेज स्पीड में देख लो, डबल में करके देख लो, कितना टाइम लगेगा, आराम से हो जाएंगी चीज़ें बच्चे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहला प्रैक्टिस सेट हमारा ये हो चुका है, लगभग 30 प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।